एक खूबसूरत शहर के बीचों बीच एक स्कूल था जो स्टूडेंट्स की चहल पहल से घिरा हुआ था। क्लासरूम के अंदर टीचर लेसन पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट्स सुन रहे थे। उनमें यून यंग यून नाम की एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र एक खास लड़के सन वूंग पर टिकी हुई थी। जैसे ही वह उसे देख रही थी, उसके मन में ख्याल आ रहे थे। आज उसका हेयर स्टाइल अलग था, जिसकी वजह से सुबह इतनी हलचल हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, गोरी स्किन और एकदम बैलेंस्ड फीचर्स, ऑलमोस्ट किसी रॉयल पर्सन जैसा। उसके जैसा कोई इस छोटे से पहाड़ों में छिपे हुए टाउन में बिलोंग नहीं करता था। फिर भी इस कॉन्ट्रास्ट के बावजूद वह आराम से फिट हो गया था। उसके काल्म और फ्रेंडली नेचर ने पूरे स्कूल को अपना एलाई बना लिया था, भले ही उसने अनयूजुअल टाइम पर ट्रांसफर लिया था। टीचर ने अचानक सन को एड्रेस किया, पूछा कि क्या उसने अपनी नेप एंजॉय की और उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया। हिचकिचाते हुए सन खड़ा हुआ और एडमिट किया कि प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है। टीचर ने उसे रिमाइंड किया कि उसने प्रीवियस स्कूल में नेक्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया था। सन अग्री हुआ, लेकिन एडमिट किया कि उसने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पहले कभी अटेम्प्ट नहीं की थी। ये सुनकर पास बैठी एक लड़की धीरे से चकल की। फिर टीचर ने जून यंग की तरफ टर्न किया और उसे सॉल्व करने के लिए कहा। बिना किसी हेजिटेशन के वह खड़ी हुई और जल्दी से बोर्ड पर जाकर सोल्यूशन करने लगी। करेक्ट आंसर देखकर टीचर स्माइल किए और उसकी एफर्ट्स की प्रेज की। उन्होंने नोट किया कि डिस्ट्रैक्टेड दिखने के बावजूद उसने प्रूव कर दिया कि वह क्लास में टॉप पर क्यों है। लेकिन जून यंग को ट्रूथ पता था। वो सिर्फ क्लास में ही टॉप स्टूडेंट नहीं थी, वह पूरे स्कूल में टॉप पर थी। लेकिन उसके माइंड में वह कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि स्कूल बहुत छोटा और लो रैंकिंग वाला था। टीचर वापस सन की तरफ मुड़े और स्टर्नली उसे रिमाइंड किया कि वह सिर्फ इसलिए स्लैक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वह अब किसी बड़े प्रेस्टिजियस सिटी में नहीं है। शार्प टोन में टीचर ने ऐड किया कि क्या उसे एक लड़की से हारने में शर्म नहीं आ रही है। सन इस रिमार्क से कॉट ऑफ गार्ड हो गया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि वह रिस्पॉन्ड करने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, क्लासरूम में एक जोर की थड की आवाज आई। बॉम जिन नाम के एक स्टूडेंट ने अपना पैर फ्लोर पर स्लैम किया था, जिससे एक शार्प नॉइज हुई जिसने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। कैजुअल टोन में उसने डिक्लेयर किया कि क्लास अभी एंड हो गई। टीचर, विजिबली इरिटेटेड, उस पर स्नैप हुए और क्लियर किया कि सिर्फ उन्हें ही अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की कि क्लास कब ओवर होगी। अनफेज्ड बॉमजिन ने एक्सप्लेन किया कि उसे अर्जेंटली रेस्टरूम यूज करना है। यहाँ तक कि मेंशन किया कि उसने अपनी बेल्ट भी अनबकल कर ली है। अनॉयड होकर टीचर ने क्लास डिसमिस कर दी, उसे जाने की परमिशन दे दी। बिना किसी हेजिटेशन के बॉमजिन वॉकआउट कर गया। जैसे ही वह गया, स्टूडेंट्स के बीच मर्मर्स फैल गए। कंफ्यूज्ड और अम्यूज्ड वे आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि उस गाय को क्या प्रॉब्लम है। क्लास एंड होने के बाद सन वूंग जून यंग के पास आया और उसे स्पॉट पर डालने और उसकी वजह से क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए अपोलोजाइज किया। जून यंग ने उसे ब्रीफली ग्लांस किया और फिर ब्लंटली रिस्पॉन्ड किया। उसे साइड हटने के लिए कहा, क्योंकि वह उसके रेस्टरूम के रास्ते में ब्लॉक कर रहा था। बिना कोई और वर्ड कहे सन वूंग साइड हट गया, उसे पास होने दिया। जैसे ही जून यंग वॉक अवे कर रही थी, पास की एक और लड़की ने स्मर्क किया और सन वूंग से बात की। जून यंग के एटीट्यूड का मॉक कर रही थी। उसने उसे वार्न किया कि उससे बात न करे, उसे अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट टू डील विद बताया। जून यंग ने वह रिमार्क ओवरहर्ड किया, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखते हुए वह चलती रही। उसके थॉट्स ड्रिफ्ट हो रहे थे जैसे वह हॉलवे से जा रही थी। उसके आसपास सब कुछ रफ और वोन आउट लग रहा था। उसके क्लोथ्स पुराने और टैटर्ड थे और स्कूल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी सिमिलर स्टेट में थे। फिर भी उनकी स्ट्रगल्स के बावजूद उसे लगा कि उसकी अपनी लाइफ सबसे वर्स्ट है। सब में सिर्फ एक पर्सन जो ट्रूली स्टैंड आउट करता था, वह था सन। स्कूल के बाद जून यंग अपने घर के लिए निकली, थॉट्स में लॉस्ट। पहाड़ों में सन जल्दी सेट हो जाता था, और फिर भी वह सीधे घर जाने के बजाय ऊपर चढ़ रही थी। उसका घर स्टडी करने के लिए आइडियल प्लेस से बहुत दूर था। वहां एक प्रॉपर डेस्क भी नहीं थी। स्टडी हॉल के लिए स्कूल में स्टे करना भी पॉसिबल नहीं था। वहां का एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए सूटेबल नहीं था। क्लासमेट्स से डील करने के बजाय जो फाइट पिक करने का एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे, उसने उनसे दूर रहना प्रेफर किया। इस डिलेमा में फंसी हुई वह एक बार एक हिडन प्लेस पर स्टंबल कर गई थी। ये उस दिन हुआ था जब वह एमलेसली वॉन्डर कर रही थी, जब उसकी ड्रंक मदर ने उसे बीट किया था। तभी उसने पहाड़ों में एक वेयरहाउस जैसी दिखने वाली एक ओल्ड हाउस डिस्कवर की थी। वहां की साइलेंस लगभग किसी टेम्पल जैसी थी, और अर्ली समर की कूल इवनिंग एयर में वो उसकी स्टडीज पर फोकस करने के लिए परफेक्ट प्लेस बन गई। इसके अबैंडन्ड अपीयरेंस के बावजूद अंदर का फर्नीचर बहुत ओल्ड नहीं लग रहा था, जिससे सजेस्ट होता था कि कोई रिसेंटली वहां रहता था। लेकिन जून यंग के लिए इससे कोई मैटर नहीं करता था। मैटर यह करता था कि वह अब वेकेंट था। डोर पर पहुंचकर उसने एक की निकाली और उसे अनलॉक किया, अंदर स्टेप इन किया। हालांकि यह प्लेस पूरी तरह से उसका अलोन नहीं था। एक और पर्सन था जो इसके बारे में जानता था। डिमली लिट हाउस के अंदर बॉम जिन खड़ा था। वह सिर्फ उनके स्कूल में ही इन्फेमस नहीं था, उसकी पूरे टाउन में वर्स्ट रेपुटेशन थी।
जून यंग ने बॉमजिन को देखा और पूछा कि क्या वह क्लासरूम छोड़ने के बाद से पूरे टाइम यहीं था, ये नोट करते हुए कि वह रेस्टरूम से कभी वापस नहीं आया। बिना ज्यादा कंसर्न के बॉमजिन ने कैजुअली एडमिट किया कि वह था और ऐड किया कि वह कुछ और सोने का प्लान कर रहा है। उसे इग्नोर करते हुए जून यंग बैठ गई और स्टडी करना शुरू कर दिया। एक मोमेंट के बाद बॉमजिन ने साइलेंस तोड़ी, पूछा कि क्या उसे कुछ इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। बिना ऊपर देखे उसने रिप्लाई किया कि वह उनसे सिक हो गई है। फिर उसने पूछा कि क्या उसे इस बार एग्स चाहिए। वह अग्री हुई, लेकिन फर्मली उसे कहा कि पिछली बार की तरह उन्हें सूप में मिक्स न करें। इसके साथ ही जून यंग ने अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी, जबकि बॉमजिन ने फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। इस अबैंडन्ड हाउस में उन दोनों ने अननोइंगली एक अनस्पोकन रूटीन सेटल कर लिया था। क्वाइटली स्पेस शेयर कर रहे थे। जून यंग बॉमजिन के बारे में लंबे टाइम से जानती थी। उसके बारे में हमेशा रूमर्स सर्कुलेट होते रहते थे। स्टोरीज की कैसे उसने यंग एज में अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया, एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव के पास मूव करता रहा और फिर इस टाउन में एंड अप हुआ। कुछ ने कहा कि उसने अपने प्रीवियस स्कूल में एक टीचर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर हुआ। दूसरों ने विस्पर किया कि उसके फैमिली के मॉब से टाइज थे और उसके पेरेंट्स का एक वायलेंट स्टैबिंग में मर्डर हो गया था। यहां तक कि ऐसे क्लेम्स भी थे कि वह अपनी नाइट्स ओल्ड मैन को असॉल्ट करने में स्पेंड करता था। जो भी ट्रूथ हो, उसकी रेपुटेशन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए उससे डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इनफ थी। हाई स्कूल के अपने सेकेंड ईयर के दौरान सेम क्लास में होने के बावजूद जून यंग ने कभी उससे इंटरेक्ट नहीं किया था। उसने अस्यूम किया था कि उनके पाथ्स कभी क्रॉस नहीं होंगे और ग्रेजुएशन तक चीजें वैसे ही रहेंगी। लेकिन एक दिन वह चेंज हो गया। उस इवनिंग जून यंग क्वाइटली अबैंडन्ड हाउस में स्टडी कर रही थी जब वह सडनली पीछे से मूवमेंट सुनाई दी। पलटकर उसने देखा कि बोंग जिन नींद से उठकर बैठ गया था। उसे एकदम से पैनिक हुआ और उसने जल्दी से अपनी स्टडी मटेरियल्स इकट्ठे किए, इंट्रूड करने के लिए सॉरी बोला। उसने अस्यूम किया था कि घर खाली होगा क्योंकि वो लॉक्ड नहीं था, और अब रियलाइज हुआ कि यह उसका हो सकता है, तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। एंग्जाइटी उसके दिमाग में भर गई कि वो सोचने लगी कि वो कब से वहां था। जितने भी लोगों से उसकी टक्कर हो सकती थी, वो वही एक शख्स था जिससे सब डरते थे। इससे पहले कि वो रश आउट करती, बाजिन बोला, क्लैरिफाई करते हुए कि ये घर उसका नहीं है, वहां कोई नहीं रहता, और पिछले 1 महीने से उसने सिर्फ उसे ही आते जाते देखा है। जुनियांग हेजिटेटेड, फिर पूछा कि अगर उसका इस जगह पर कोई क्लेम नहीं है तो वो वहां क्यों था। उसका रिस्पॉन्स कैजुअल था। उसने मेंशन किया कि वो उस जगह को अपने पर्सनल टाइम के लिए यूज करता है। जिस तरह से उसने कहा, उससे वो कंफ्यूजन में फ्राउन करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ अस्यूम करती, उसने क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ वहां नैप लेने और रिलैक्स करने आता है। उसकी रिएक्शन पर अम्यूज्ड होकर उसने कॉन्वर्जेशन डिसमिस कर दिया और दूसरी तरफ मुड़ गया। उसे बोला कि अगर वो स्टडी करने आई है तो वो कंटिन्यू कर सकती है। अनबॉदर्ड होकर वो वापस लेट गया और सो गया। जुनियांग अपनी जगह पर फ्रोजन रह गई। उसका दिमाग रेस कर रहा था। सिचुएशन बिजार लग रही थी। वो अभी अभी ऐसे सो गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने जाने के बारे में सोचा, वंडरिंग कि क्या उसे ऐसे किसी के पास रहने से वरी करनी चाहिए। लेकिन स्टडी करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी। अगर घर उसका नहीं था और उसे बस उससे पहले यह मिल गया था, तो उसका इस पर अपना क्लेम करने का कोई राइट नहीं था। ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा, नोटिसिंग कि वो कितनी आसानी से सो गया था। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन लिंगर कर रहा था, उसे कैसे पता चला कि वो यहां स्टडी करने आई थी। तभी उसकी आंखें खुलीं और उसने उसे इंटेंस स्टेयर से देखा। उसकी आवाज साइलेंस को चीरती हुई आई जब उसने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। जुनियांग सडन कॉन्फ्रंटेशन से फ्लिंच गई। स्टार्टल्ड होकर वो बहुत जल्दी पीछे हटी और उसका सिर ऊपर की रेलिंग से टकरा गया। इम्पैक्ट से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसे लगा कि वो गिर रही है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, एक फर्म ग्रिप ने उसकी विस्ट पकड़ ली, उसे फोर्स से आगे खींचा। अगले ही पल वो सीधे बोंग जिन की चेस्ट में जा गिरी। कॉन्सर्न दिखाने के बजाय उसने बस उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व की, फिर उसकी केयरलेसनेस पर कमेंट किया। रेल्स इतनी ऊंची नहीं थी और उसे और केयरफुल रहना चाहिए था। जुनियांग को सडनली बिया जेन के हाथ का एहसास हुआ जो उसकी वेस्ट पर रखा था। एम्बैरेस्ड होकर उसने जल्दी से खुद को छुड़ाया और उनके बीच डिस्टेंस बना लिया। बोंग जिन उसकी रिएक्शन से अनइम्प्रेस लग रहा था। उसने क्वेश्चन किया कि क्या वो किसी ऐसे शख्स के साथ ऐसा ट्रीट करती है जिसने अभी अभी उसे सेव किया था। अभी भी फ्लस्टर्ड महसूस करते हुए जुनियांग ने हेजिटेट करते हुए पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो स्टडी करने घर आई थी। उसका रिस्पॉन्स सिंपल था, उसने उसे देखा था। जब उसने और जानना चाहा कि कब, तो उसने कैजुअली मेंशन किया कि 2 दिन पहले वो उठा तो उसने किसी को डेस्क पर बैठे हुए पाया। उसकी पीठ देखकर वो बिना कुछ सोचे वापस सो गया था। यह आइडिया उसे पजल कर रहा था। क्या सच में किसी को सिर्फ उसकी पीठ से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल था? ब्योंग जिन ने एक्सप्लेन किया कि क्लास में वो उसके सामने बैठती थी, ठीक 2 सीट्स आगे। उसके रीजनिंग के बावजूद जिन्योंग को अभी भी डाउट्स थे। हालांकि
बोंग जिन को कोई कंसर्न नहीं था। उसने रिमार्क किया कि अगर वो उसका बेड चाहती होती तो वो उसे किक आउट कर देता, लेकिन चूंकि वो सिर्फ डेस्क चाहती थी तो उसने सोचा कि वो बिना एक दूसरे के वे में आए स्पेस शेयर कर सकते हैं। झुनियांग ने उसके वर्ड्स पर गौर किया। उसकी बात में पॉइंट था। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि वो घर पर क्यों नहीं सोता। आंसर देने के बजाय उसने क्वेश्चन वापस उस पर पलट दिया। पूछा कि वो घर पर स्टडी क्यों नहीं करती। उसी पल उसके अपने घर की मेमोरीज उसके दिमाग में घूम गई। उसके जो भी रीजंस थे, ऐसा लग रहा था कि उसके भी अपने रीजंस थे। अभी भी अनसर्टेन होकर उसने क्वेश्चन किया कि वो उसे क्यों रहने दे रहा है, जबकि वो शायद अकेले इस जगह को यूज करके ज्यादा कंफर्टेबल होगा। उसका आंसर वही रहा। उसे बिलीव था कि वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। भले ही वो अभी भी हेजिटेंट महसूस कर रही थी। बोंग जिनको कोई केयर नहीं थी। उसने बस पूछा कि क्या उसे की चाहिए। एक ब्रीफ पॉज के बाद उसने एडमिट किया कि उसे चाहिए। उसे हैंड ओवर करते हुए उसने उसे वापस अपने स्पेस पर जाने के लिए कहा। उसने ओबे किया और अपनी डेस्क पर लौट गई। जैसे ही वो सेटल हुई, उसने उसे फिर से देखा और पूछा कि क्या वो उसे जानता भी है। बिना हेजिटेशन के उसने उसका नाम लिया, स्टेटिंग कि उसके स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड्स हैं। सिर्फ इसलिए कि वो एकेडमिकली अच्छा नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रह सकते। ये सुनकर झुनयांग ने अंदर ही अंदर साई किया। उसके पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, इसलिए उसके पास इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ उनकी स्ट्रेंज को एग्जिस्टेंस शुरू हुई। घर सेपरेट स्पेसेस में डिवाइडेड था। बाउम जिन लॉफ्ट में रहता था, जबकि झुनयांग फ्लोर पर स्टडी करती थी। जगह शेयर करने के बावजूद वो स्कूल में एक दूसरे को न जानने का प्रिटेंड करते रहे। उनके पास बात करने का कोई रीजन नहीं था, और शुरुआत में वो घर में भी बेरली बात करते थे। टाइम के साथ स्मॉल इंटरैक्शन होने लगे। एक इवनिंग बाउम जिन उसके लिए फूड लाया, एग नूडल्स। हालांकि उसकी प्रीवियस रिक्वेस्ट के बावजूद उसने उसमें चीज डाल दिया था। जब वो बोल को स्टेयर कर रही थी तो वो इस अरेंजमेंट में एक फ्लॉ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वो हमेशा सिर्फ नूडल्स ही कुक करता था। फिर भी वो उससे ज्यादा नॉर्मल लग रहा था जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि उसने कितने एग्स यूज किए थे। उसने कैजुअली रिप्लाई किया कि उसने 5 डाले थे। कुछ ऑफ नोटिसिंग करके उसने पॉइंट आउट किया कि उसने सारे योग्स तोड़ दिए थे। उसने आर्ग्यू किया कि उसने 2 इंटैक्ट छोड़े थे। अनॉयड होकर उसने उसे याद दिलाया कि इसका मतलब है कि उसने अभी भी 3 तोड़े थे और उसे अपना सूप मर्की होना पसंद नहीं था। बोंग जिन खुद भी इरिटेट होते हुए आर्ग्यू करने लगा कि